हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमैटिन टॉपिक पर। देखिए, क्रोमैटिन होता क्या है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे चलेंगे कि क्रोमैटिन क्या होता है और ये क्रोमोसोम से किस प्रकार से डिफर करता है। तो ये सारे टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन की प्रोसेस में जब सेल डिवीजन होता है तो आप देखे होंगे, अगर हमें सेल डिवीजन देखना है तो सेल डिवीजन का जो मेटाफेज होता है, से मान लेते ये सेल है, तो सेल डिवीजन के जो मेटाफेज होता है उसी फेज में हम क्रोमोसोम को देख पाते हैं। बट अगर हम मान लेते हैं कि जैसे उसके जो इंटरफेज स्टेज है, उस इंटरफेज स्टेज में अगर हम देखना चाहें तो वहां पर एक स्टेन कहता है फ्यूजन स्टेन। हम लोग एक यूज कर सकते हैं फ्यूजन स्टेन। ये जो फ्यूजन स्टेन है, इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट फ्यूजन ने किया था, उन्हीं के नाम पर ये फ्यूजन स्टेन रखा गया है। और ये जो फ्यूजन स्टेन होता है, जब हम इससे किसी भी जो न्यूक्लियस है उसको स्टेन करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंस इस पे भरे होते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो यहाँ पर जो है येलोइश कलर के दिखाई पड़ना शुरू कर जाता है वो, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरह से इसको पिंक कलर भी कह सकते हैं, पिंक कलर का दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है और उससे हम यहाँ पर जान सकते हैं कि किस प्रकार से उसके क्रोमोसोम होते हैं। तो ये पिंक कलर का यहाँ पर शो करता है जब हम किसी भी जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं। तो इसके द्वारा ये ज्ञात होता है कि उसके अंदर क्रोमैटिन जो है प्रेजेंट है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में वहां पर पाया जाता है। तो ये तो था यहाँ पर फ्यूजन स्टेन की बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप सेल साइकिल को देखें, जब एक सेल साइकिल देखा जाता है, मैं यहाँ पर सेल साइकिल का एक बना रहा हूं, से मान लेते हैं ये एक सेल है। तो अगर आप इस सेल साइकिल में इसको डिवाइड करते हैं तो यहां पर आपको दो फेजेस देखने को मिलेगी। एक यहां पर अगर इसको मिड पार्ट से मान लेते हैं तो एक तरफ होगा यहां पर जो एम फेज होगा, एम फेज जिसे हम यहां पर एम फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर माइटोसिस या मियोसिस दोनों यानी डिविजिबल फेज के नाम से इसको भी हम लोग जानते हैं। मींस ये डिविजिबल फेज है जहां पर जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम में डिवाइडेशन होगा और वो क्रोमोसोम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इस तरफ वाले अगर हम बात करें तो इसको हम लोग इंटरफेज के नाम से जानते हैं। इसे जो है हम लोग इंटरफेज के नाम से जानते हैं। कुछ बुक में इसे रेस्टिंग फेज के नाम से भी लिखा मिलेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये रेस्टिंग फेज नहीं होता है, ये इंटरफेज को हम ये कह सकते हैं, क्योंकि रेस्टिंग फेज का मतलब होता है जहां पर कोई भी फंक्शनल चीजें ना हो रही हो, यानी वो अपने रेस्ट पोजीशन में हो। बट मैक्सिमम जो फंक्शनल होता है, पूरी तरह से फंक्शनल होता है डीएनए या क्रोमोसोम में, वो पूरा का पूरा इंटरफेज में ही वो अपने फंक्शनल पार्ट में रहता है। तो यहीं से वो जो है डिवाइडेशन स्टार्ट करता है, इसे इंटरफेज से ही। अब ये इंटरफेज की अगर हम लोग बात करें तो इस इंटरफेज सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि किसी भी सेल साइकिल में अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, उस माइटोसिस सेल डिवीजन में 90% जो टाइमिंग लगती है वो इंटरफेज की होती है और 10% टाइम एम फेज मींस माइटोटिक फेज में लगता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि सेल साइकिल में अगर बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरफेज। हालांकि सेल साइकिल पर मैंने एक वीडियो बनाया है, फिर भी आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं इंटरफेज के बारे में। जो इंटरफेज होता है, इस इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज पे फिर यहाँ पर अगर इसको हम हाईली डिस्ट्रीब्यूट करें तो अगेन यहाँ जो 3 फेजेस में डिवाइड होती है। जो इंटरफेज है वो अगेन 3 फेजेस में डिवाइड होती है। एक होता है G1 फेज, S फेज और एक होता है G2 फेज। देखिए, जो G1 फेज होता है काफी इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है। जो G1 फेज होता है ये काफी इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है। और आप देख रहे हैं कि इसी G1 फेज और S फेज के बीच में यहां पर एक जो है चेक पॉइंट होता है। यहां पर एक चेक पॉइंट होता है। जो G1 फेज होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है। ये जो G1 फेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो सेल पूरे लाइफ टाइम कभी डिवीजन करते ही नहीं है। अगर वो कोई भी सेल ऐसा है जो पूरे लाइफ टाइम डिवीजन नहीं कर रहा हो, डिवाइडेशन उसमें नहीं हो रहा है, तो उस प्रोसेस में वहां पर जो है G1 फेज में ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट कर लेता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा न्यूरॉन्स का। तो जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन में जो है सेल डिवीजन नहीं होता है और न्यूरॉन्स एक ही जो जिस स्टेज में आती है उसी स्टेज में अपने आप को स्थिर रखती है। तो उस न्यूरॉन वाले पार्ट में क्या होता है, न्यूरॉन पूरी तरह से अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है
कंप्लीट करती है जीवन में, यानी अपनी पूरी लाइफ जीवन फेज में ही रहता है। तो इस चीज को भी आपका ध्यान रखना है। जीवन फेज क्या है यहाँ पर, अगर जीवन फेज में मान लेते हैं कि वो जो डीएनए और डीएनए में रेप्लिकेशन होना है, मींस यहां पर वो उसमें फंक्शन करना है, जो क्रोमोसोम निर्माण की ओर प्रेरित करना है, तो उस कंडीशन में वहां पर जो जीवन फेज है, उस जीवन फेज से जो भी क्रोमोसोम है वो एस फेज में एंटर करेगा। बट आप मान लीजिए अगर उनको कोई काम नहीं करना, मान लीजिए तो इनएक्टिव स्टेज में रहना चाहता है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो रेप्लिकेशन नहीं करना चाहता है, तो उस कंडीशन में जो जीवन फेज का जो क्रोमोसोम होता है वो जीवन फेज से एस फेज में ना जा करके बल्कि जीवन फेज से एक रेस्टिंग फेज में जाता है, जिसको हम लोग G0 फेज के नाम से जानते हैं। G0 फेज तब कहते हैं कि जब उस सेल में किसी प्रकार का डिवाइडेशन नहीं होना होता है, वो सेल डिवाइड नहीं करना चाह रहा है, सेल डिवीजन उसमें नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल में हमने कहा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है, तो उस फेज में वो एस फेज में नहीं जाएगा, मींस सिंथेसिस फेज में नहीं जा सकता है। तो वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है G0 फेज में। और अगर उसको कार्य करना है, अगर उसको सेल डिवीजन करना है, उसमें क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम क्रोमैटिन को क्रोमोसोम बनाना है, तो उस कंडीशन में वो जो जीवन फेज है वो आगे क्यों चला जाता है, एस फेज में। चलिए एस फेज के बारे में जान ले। एस फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, एस फेज को सिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए का सिंथेसिस इसी फेज में होता है। मींस इस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और यहीं पर जो डीएनए होता है वो जो डीएनए अब यहीं पर रेप्लिकेशन होगा, और एक जो वहां पर क्रोमोसोम होता है 2 क्रोमैटिड्स है, उसमें से मिल करके वो वहां पर 4 क्रोमैटिड्स वहां पर बना लेगा। वो भी हम आगे समझा देते हैं उसको। तो जीवन फेज से सिंथेटिक फेज मींस एस फेज में प्रवेश करता है, अगर उसमें फंक्शनल होना है, मींस उससे उसको रेप्लिकेशन करना, उसको सेल डिवीजन करना है, उस कंडीशन में बात कर रहा हूं। और एक बार जब उसमें सिंथेसिस हो जाती है, जो भी उसमें प्रोटीन्स बनना है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स बनना है, जिसको हम लोग फंक्शनल प्रोटीन भी कहते हैं, उसमें प्रोटीन्स बन रहा है या जो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब सिंथेसिस फेज में हो जाएगा। और जब एक बार प्रोटीन और डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, तब वो एंटर कर जाता है G2 फेज में। और ये G2 फेज से, अब वो G2 फेज से यानी जो पूरा डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, वो पूरी तरह से अब बन चुका है, और अब वो एंटर करेगा M फेज में। अब हालांकि M फेज में पहले प्रो फेज आता है, वहां पर अगर हम उसको क्रोमोसोम को देखना चाहे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। मेनली जो हमें सबसे ज्यादा जो विजुअली होता है क्रोमोसोम, वो मेटा फेज में ही होता है, तो वो प्रवेश कर जाता है M फेज वाले में प्रवेश कर जाता है। ये यहाँ पर मैं यहाँ पर एक छोटा सा और एक टास्क दे रहा हूं, आपको समझना है कि किस प्रकार से उसको कौन सा क्रोमोसोम कहेंगे। इस चीज को भी आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। वैसे मैं मान लेता हूं, एक फिगर बनाओ कि क्रोमोसोम आखिर कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। मान लेते हैं ये हमने ऐसे बना दिया, ये फिगर ये है, या इस तरह से बना दिया, या इस तरह से बना दिया, या इस तरह से बना दिया। अब पूछा जा रहा है कि इसमें क्रोमोसोम कौन सा है। अब यहां पर एक समस्या, आप देख रहे हैं कि यहां पर ये 2 क्रोमैटिड्स है, 4 क्रोमैटिड्स है, 6 क्रोमैटिड्स है, 8 क्रोमैटिड्स है। यहां पर क्रोमैटिड्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस चीज को भी यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसमें से क्रोमोसोम कौन सा है, इसकी बात करें तो इसके लिए बहुत ही इजी एक है तरीका है, जिससे आप जान सकते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल देखना है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। ये क्या है, यही है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर सभी में देख रहे हैं सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और कितने सेंट्रोमियर है ये भी आप देख रहे हैं कि सभी के पास केवल एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, केवल एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। हाँ, उसके क्रोमैटिड्स जो है उसकी संख्या अलग अलग होती है। तो इस चीज को भी यहां पर ध्यान देना है कि 1 क्रोमोसोम एक भी जो क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 1 क्रोमैटिड्स। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये यहां पर अब इसमें एक चीज को याद रखना कि सेंट्रोमियर की संख्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर की संख्या सभी में 1 है, मींस सभी क्रोमोसोम है। तो आप कहेंगे कि हम ये 2 प्रकार के क्रोमोसोम नहीं देखे, ये 2 तो देखे हैं,
बट ये दो प्रकार के क्रोमोसोम नहीं देखे हैं। एक्चुअल में ये जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं, इस क्रोमोसोम को ही हम लोग जायंट क्रोमोसोम कहते हैं, जायंट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, जायंट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम जिसे हम जायंट क्रोमोसोम भी कहते हैं, बहुत बड़ा होता है, तो उसमें पॉलीक्रोमैटिड्स पाए जाते हैं, बट उसमें सेंट्रोमियर क्या है, एक ही सेंट्रोमियर है, जिसके कारण जब एक ही सेंट्रोमियर है तो दैट्स यहां पर हमारे पास आंसर है कि ये सभी जो है एक ही क्रोमोसोम है। इन दोनों की बात करें, ये नॉर्मल जो है ये क्या है, ये तो जायंट क्रोमोसोम है, लेकिन ये यानी स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम, ये जो होते हैं ये नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन दिमाग में कि ये कब बन रहा है, ये कब बन रहा है, इस चीज को भी यहां पर अगर हम देखें, लेकिन अगर आप कब इसको कहेंगे कि ये कब बन रहा है, ये कब बन रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक फिगर और मैं ड्रा कर रहा हूं। तो कि जैसे क्या होता है जब क्रोमोसोम बनाते से मान लेते ये क्रोमोसोम है, तो अगर वो क्रोमोसोम है तो उसमें जो है यहां पर क्या होता है, बीच अंदर की ओर यहां पर जो है डीएनए प्रेजेंट होगा, अंदर की ओर क्या होगा, डीएनए पाया जाएगा, यानी पूरी तरह से डीएनए उस पर प्रेजेंट होगा। अगर उसमें डीएनए प्रेजेंट है यानी, और इसमें देखना एक ही डीएनए, यानी कि जो डीएनए है एक डीएनए क्रोमोसोम में यहां पर प्रेजेंट होगा, तो इस पोजीशन को हम लोग क्रोमोसोम कहेंगे। तो ऐसे सभी में होता है, सभी में डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए का आपको एक और फंक्शन बता दें, डीएनए का मेन फंक्शन होता है रेप्लिकेशन करना। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं कि अभी आपको ये समझ में आएगा कि ये इससे ये कैसे बना है, इसी चीज को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए का मेन फंक्शन क्या है, डीएनए का मेन फंक्शन है रेप्लिकेशन करना। डीएनए का मेन फंक्शन होता है रेप्लिकेशन करना, और वो रेप्लिकेशन करके इस प्रकार के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यहां पर कर लेती है। तो ये चीज भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां पर ये मतलब नहीं है कि कितने क्रोमैटिड्स हैं, मतलब क्या है, कितने सेंट्रोमियर, इससे आपको केवल मतलब रखना है। और सेंट्रोमियर अगर एक ही है तो इसका मतलब वो एक ही क्रोमोसोम है, उसके क्रोमैटिड्स की संख्या को आपसे कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, अगर हम इंटरफेज में जाते हैं, अगर हम इंटरफेज में जाते हैं और इंटरफेज में अगर हम क्रोमोसोम को देखना चाहते हैं, तो इंटरफेज में कभी भी क्रोमोसोम को आप नहीं देख सकते। बट ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां पर जो है इस पे क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं होता है, बट ऐसा भी नहीं कह सकते इसमें क्रोमोसोम नहीं पाया जा रहा इंटरफेज में। बस ये है कि इस इंटरफेज में क्रोमोसोम जो होता है वो विजिबल नहीं होता, हम उसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही केवल प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में केवल प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको इंटरफेज में नहीं देख सकते। और इसी इंटरफेज में ही यहां पर जो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम से जो बाई यहां पर देख रहे हैं बाई आर्म्ड है, ये यहां पर टेट्रा आर्म में कन्वर्ट होता है। एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का आप ले लीजिए, ह्यूमन है, तो इस ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 46 होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। तो ये यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 46 होता है, उधर ही ठीक है, पढ़ा रहे हैं बस बात थोड़ी देर बाद। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, 46 क्रोमोसोम यहां पर होता है, ठीक, ह्यूमन में। अब 46 क्रोमोसोम अगर आप देखेंगे यहां पर जो है इंटरफेज में, तो इंटरफेज में ये जो होते हैं ये इस पोजीशन में होते हैं, इस पोजीशन में। लेकिन जब इसी को आप एम फेज में जाते हैं, एम फेज में मींस माइटोटिक फेज में जब आप यहां पर जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं यहां पर कि ये एम फेज में कुछ इस प्रकार का यहां पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, कुछ इस प्रकार का यहां पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे होता है, तो अक्सर में इसमें क्या होता है कि इसमें डिवीजन होता है। जो इंटरफेज है, इसी इंटरफेज में जो एस फेज होता है उसी में इसमें डिवीजन होता है, और एक से इसी के समान जो है एक ब्लूप्रिंट इसका बन जाता है, यानी ऐसे ही एक क्रोमोसोम बनता है। क्योंकि इसका निर्माण इसी से हुआ, इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कह सकते हैं, इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स के नाम से भी जानते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कह सकते हैं।
अब ये दोनों क्या होते हैं, जुड़ करके ये इस तरह से संरचना बना लेते हैं। और इस तरह से जब हम एम फेज में जाते हैं, एम फेज के मेटाफेज में जाते हैं, तो मेटाफेज में हमको इस प्रकार का क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है। बट वो एक्चुअली होते क्या, ये अगर आप ऐसे कहिए कि हम यहाँ पर एक बनाए 46 ऐसे होता है, इस तरह से आप इसको डिनोट करिएगा 46, तो जब रेप्लिकेशन करेगा तो 46 इंटू 2 हो जाएगा, मिस हमारा 92 आ जाएगा आंसर यहाँ पर। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। दोनों जो यहाँ पर बन रहे हैं ये दोनों आपस में जाकर के जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक से ही बना है, एक से ही बना है। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड से और ये जुड़ करके ये यहाँ पर बनता है और एक ही सेंट्रोमियर यहाँ पर तैयार रहता है। तो इसको हम एक ही क्रोमोसोम के नाम से यहाँ पर समझते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम यहाँ पर किस फॉर्म में होता है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। सपोज करिए इस खंड को यहां से निकाल करके यहां पर फिट कर दे, इस खंड को यहां निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पर जो है जो जीन्स होंगे सेम होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की फोटो कॉपी है, जीरोक्स है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, दो क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस नहीं होगी। आई होप ये भी आप लोग क्लियर हो गया होगा कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस यहां पर नहीं होगी, बल्कि इसका जो होमोलोगस होगा उस होमोलोगस के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया यहां पर होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से क्रोमोसोम बनता है और किस प्रकार से उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। तो इस चीज को समझ में आया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्रोमोसोम बनता है, उसको समझेंगे यहां पर। देखिए, आपको ये पता है कि जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है एक डीएनए होता है इसमें, और प्लस एक प्रोटीन होता है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की जो बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन होता है। और इसमें ये जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन ये हाईली रिच होता है लाइसिन और आर्जिनिन, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है लाइसिन एंड आर्जिनिन। जो आर्जिनिन अमीनो एसिड हाईली रिच होता है। और आपको पता है कि जो लाइसिन और आर्जिनिन है इसमें एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप होता है, इसीलिए यह जो है बेसिक नेचर का होता है। तो ये बेसिक प्रोटीन होता है और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। और आपको यह भी क्लियर होगा कि जो डीएनए में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, मैं इसको बता चुका हूं, डीएनए में फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, मींस ये एसिड होता है। अब दो डिफरेंट टाइप के जब वहां पर एसिड और बेस मिलेंगे तो उनके बीच कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और वो दोनों जा करके आपस में हाईली जो है जाकर के टाइटली जो है जुड़ जाएंगे। ये चीज यहां पर। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है दे आर 5 टाइप्स। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। H1 जो होता है ये हाईली जो है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लाइसिन प्रेजेंट होता है, हाईली लाइसिन रिच होता है, यानी कह सकते हैं हाईली लाइसिन रिच होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। H2A में जो है ये मॉडरेट लाइसिन होता है, मतलब कम मात्रा में होता है, मॉडरेट रिच लाइसिन है। H2B में भी मॉडरेट लाइसिन है, इसमें हाईली आर्जिनिन रिच मात्रा में प्रेजेंट होता है, आर्जिनिन, इसमें भी हाईली आर्जिनिन पाया जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं जो यहां पर प्रोटीन बन रहा है, हिस्टोन प्रोटीन है, वो 5 प्रकार के हैं। दे आर डिफरेंट टाइप, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। दे आर डिफरेंट टाइप जो है हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर के होने के कारण जो है ये जो एसिड है डीएनए, उस डीएनए के साथ जब यहाँ पर एसिड और बेस आपस में आकर के जो है फ्यूज करेगा तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और जब एसिड और बेस है जो वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे से, तो जाकर के वो टाइटली वहां पर जुड़ जाएगा। इसीलिए जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है, उस यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है, यूकैरियोटिक डीएनए कंसिस्ट विद द हिस्टोन प्रोटीन। तो उसमें मेन जो है हिस्टोन प्रोटीन से वो जुड़ा हुआ रहता है, हम उसकी यहाँ पर बात करते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि इसमें लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड जो है प्रेजेंट होता है, और क्यों प्रेजेंट होता है उसकी बात करते हैं।
अब देखिए इसको समझते हैं कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। इसमें होता है क्या, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसमें से जो H2A है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चार यहां पर जो है इनके यहां पर इंटू 2 कर देते हैं, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल्स में होते हैं, यानी ये क्या हो गए 8 हो गए, कुल कितने हो गए 8 हो गए। मीन्स हम इसको ऑक्टामर भी कह सकते हैं, इसको ऑक्टामर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ऑक्टामर, क्योंकि 8 की स्ट्रक्चर होती है। होता कैसे, जैसे एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक जस्ट लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर 1 2 3 एंड 4 आपको दिख रहा है और 4 इसके पीछे होता है। मीन्स यहां पर कुल 8 मॉलिक्यूल्स होंगे हिस्टोन प्रोटीन के, H2A, फिर H2A इसके पीछे, H2B इसके पीछे, H2B, H3 के पीछे H3 और H4। तो इस तरह से यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर कुल जो है 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम लोग ऑक्टामर कहते हैं, या इसको ऑक्टामर के साथ साथ इसको एक और नाम से भी कह सकते हैं। ये ऑक्टामर जो है इससे हम लोग जो है कह सकते हैं यहां पर कोर पार्टिकल भी कह सकते हैं, इसको कोर पार्टिकल भी कह सकते हैं। अब मैं यहां पूरी प्रोसेस समझा रहा हूं कि किस प्रकार से जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यहां पर होगा। ये जो ऑक्टामर बना है H2A, H2B, H3, H4 के जो 2 मॉलिक्यूल्स है, ये यहां पर 8 मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्टामर्स बना रहा है, इसको हम लोग ऑक्टामर्स को कोर पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को भी आपको नोट करके रखना है कि इसको हम लोग ऑक्टामर के नाम से भी जो है जानते हैं। इसके बाद जो डीएनए होता है, अब डीएनए क्या करता है, इसी पर लिपटा हुआ होता है। डीएनए क्या करता है, इसी पर लिपटा हुआ होता है, और ये जैसे मान लेते इधर, और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो इसका रोटेशन होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, रोटेशन लेफ्ट हैंडेड रोटेट करता है, और ये रोटेट किया मान लेते हैं, फिर इधर से आया और ये फिर इधर से निकल गया। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि पूरा 2 चक्कर नहीं लगा रहे, इस चीज को भी आपको नोट रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि जो कोर पार्टिकल है उस पर जो डीएनए लिपटा होता है वो कितने चक्कर लिपटा होता है। तो मैक्सिमम दिखाई पड़ रहा है कि 2 चक्कर, बस ऐसा नहीं है, ये केवल 1.65 रोटेशन इसका होता है, 1.65 रोटेशन इसका होता है। जो डीएनए है उस डीएनए इस कोर पार्टिकल पर 1.65 रोटेट करता है, यानी एक पूरा चक्कर लगा लेता है और एक आधे से ज्यादा चक्कर लगा लेता है, इतना ये यहां पर, तो ये यहां पर निकलता है, ये यहां पर, और ये दोनों होते हैं। अब यहां पर इसकी अगर हम बात करें, एक चीज और आपको ध्यान देना कि जो ऑक्टामर है या कोर पार्टिकल है ये 10 नैनोमीटर होता है। अगर हम इसके साइज यानी कि इसके जो विड्थ की बात करें तो ये 10 नैनोमीटर होता है, लेकिन जब ये इस पर लिपटा हुआ होता है उस समय ये जो है पूरा 11 नैनोमीटर हो जाता है, 11 नैनोमीटर यहां पर होता है। अब एक चीज और क्वेश्चन बनता है इसमें कि ये जो डीएनए लिपटा है, डीएनए की लेंथ क्या है। तो आपको पता होगा कि जो डीएनए की लेंथ होती है, डीएनए लेंथ होती है, इसे हम लोग कैसे नापते हैं, तो डीएनए लेंथ को हम लोग बेस पेयर से मापते हैं, बेस पेयर के द्वारा हम लोग डीएनए लेंथ को मापते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, बेस पेयर से। तो इसमें जो बेस पेयर होते हैं कि जो ये रोटेट किया हुआ है, इस रोटेट डीएनए में ये लिख देते हैं हम, जो कोर पार्टिकल के चारों रोटेट डीएनए है, इस ये कितनी लंबाई है, तो ये लगभग 146 बेस पेयर इसमें प्रेजेंट होता है, 146 बेस पेयर इसमें प्रेजेंट होता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। ये पूरा यानी यहां से लेकर के यहां तक, और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना दे रहे हैं ये। अब इन दोनों को एक टाइटली यहां पर बॉन्डिंग भी होगी, यहां पर क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का हिस्टोन प्रोटीन आएगा, रेक्टेंगल शेप का होता है, और जो क्या है वो H1 प्रोटीन है, वही है H1। H1 कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और ये क्या करता है, दोनों जो है वहां पर डीएनए, उस डीएनए को बांध देता है जिससे कि वो डीएनए खुलने न पाए, तो ये H1 प्रोटीन होता है। अब इसके बाद ये क्या होगा, ये अगले में जाकर के दूसरे किसी जो कोर पार्टिकल है उसके साथ फिर ये टाइटली जुड़ेगा इस तरह से, तो इस तरह से यहां पर लगातार ये बॉन्डिंग करता रहेगा और अगले जाएगा। तो ये यहां पर, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह समझाएं, मेरी उतनी ड्राइंग तो अच्छी नहीं लेकिन इसको आप समझिएगा जरूर, कोशिश करिएगा कि जैसे मान लेते यही है, अब एक कोर पार्टिकल है, फिर एक कोर पार्टिकल, इस तरह से आप बहुत सारे कोर पार्टिकल इस तरह से जुड़ेंगे, और सभी क्या है, डीएनए से जुड़ा हुआ है। आपको पता है यहां पर मैंने जो फिगर बना उसको डीएनए लिपटा हुआ है, और एक डीएनए से फिर ये जाकर के जब ये डीएनए है ये दूसरे वाले कोर पार्टिकल से फिर जुड़ रहा है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग नाम देते हैं लिंकर डीएनए,
लिंकर, या इसको हम लोग स्पेसर डीएनए भी कह सकते हैं। लिंकर डीएनए या इसको स्पेसर डीएनए भी कह सकते हैं। अब ये जो लिंकर या स्पेसर डीएनए होता है, ये कितने बेस पेयर इस पे बनते हैं, यही है लिंकर डीएनए। इसी को आपको याद रखना, यही है लिंकर, जो मैं वहां पर समझा रहा हूं आप लोग को, एक समझाने के लिए वहां पर एक प्रोसेस समझा रहा हूं। ये जो होता है लिंकर डीएनए, ये 54 बेस पेयर का बना होता है, ये कुल 54 बेस पेयर। तो अब आप देखिए 146 यहां है, और लिंकर डीएनए की अगर बात करें तो इसके पास 54 बेस पेयर है, तो अप्रॉक्स 200 बेस पेयर का बना हुआ होता है। अब इसको हम नाम क्या देंगे, मीन्स यहां पर हम नाम क्या देंगे, यानी कि जो कोर पार्टिकल है, कोर पार्टिकल और प्लस लिंकर डीएनए, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं यहां पर न्यूक्लियोसोम। इसको नाम क्या देंगे, न्यूक्लियोसोम। तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर बन करके आ रही है सामने, ये स्ट्रक्चर अब क्या कहलाएगी, यही स्ट्रक्चर कहलाएगी न्यूक्लियोसोम कहलाती है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ, न्यूक्लियोसोम बन गया। अब ये ऐसे ऐसे बहुत सारे मेनी न्यूक्लियोसोम्स यहां पर बनेंगे, कितने मिलियंस हो सकते हैं, ये मिलियंस हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम यहां पर बने रहते हैं। अब ये पर तो पहली स्टेप तो ये यहां पर कंप्लीट होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये आपस में जुड़ना शुरू करते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा इस तरह बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर अगला 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे अगला। तो इस तरह से 6 जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, वो 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े होते हैं, जुड़ जाते हैं। पहले इसको सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कहा जाता था, इस चीज को भी आपको ध्यान रखिएगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसको सोलेनॉइड स्ट्रक्चर ही कहा था। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और अगर मॉडर्न एज में आइए, तो यहां पर पता चलता है कि एक्चुअल में सोलेनॉइड हम इसको इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये ज्ञात था कि इसके बीच में जो है कुछ फीलिंग होती, मतलब ये कह सकते खोखला होता है, बट ये खोखला नहीं होता है। तो इसको अब सोलेनॉइड स्ट्रक्चर ना कह करके हम लोग इसको हेलिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर या फाइबर, हेलिकल स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं। तो हालांकि अभी भी अगर इसको बुक में आप देखेंगे सोलेनॉइड लिखा मिलेगा, वो भी आपका सही है, वो भी आपका सही है। सोलेनॉइड अगर पूछ लिया कि सोलेनॉइड क्या होता है, तो 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कंडेंस होकर के सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इसका जो यहां पर विड्थ है, चौड़ाई, ये हो जाती है, जो विड्थ की मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है, ये 30 नैनोमीटर होती है। अब फिर धीरे धीरे इसमें और कंडेंसेशन स्टार्ट होता है इसको। अब इसकी जो लंबाई होती है, ये इस तरह से अगर हम बना दें, अब ये क्या होता है, और धीरे धीरे यहां पर कंडेंस होता रहता है, इस तरह से कंडेंसेशन के फॉर्म में चलता रहता है। और अब इसकी जो लंबाई है, मैं यहां पर विड्थ की बात करते हैं, यहां पर लंबाई की बात कर रहा हूं, 300 नैनोमीटर हो जाती है, यानी बहुत ही छोटा हो गया, कंडेंस हो गया। और फिर एक बार इसमें कंडेंसेशन होता है और ये ज्यादा कंडेंस होता है, और ये फिर 250 नैनोमीटर का हो जाता है। तो इस तरह से लगातार कंडेंस हो रहा, बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना लेता है। और उसके बाद अंतिम में क्या आता है, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन आता है। ऐसा नहीं कि केवल हिस्टोन प्रोटीन ही पाता है, कुछ इसमें हिस्टोन प्रोटीन से भी अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहां पर बनते हैं, यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन आता है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एक मचान के रूप में काम करता है। मचान आप लोग जानते हो कि मचान, जैसे पहले गांव में जो होता था कि गांव में जब खेत की रखवाली करनी होती थी, तो उस खेत की रखवाली के लिए मचान ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे, स्कैफोल्ड। तो ये स्कैफोल्ड बनाता है, क्या बनाता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन मीन्स जो हिस्टोन प्रोटीन से भिन्न है, हिस्टोन प्रोटीन से भिन्न है। आपको एक चीज और ध्यान देना है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन केवल और केवल जो है फंक्शनल होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब इसी नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर ये जा करके जो डीएनए होता है, ये लिपटा हुआ रहता है, ये डीएनए जाकर के इसी पर लिपटा हुआ रहता है और एक कंडेंस फॉर्म में यहां पर बन जाता है। और इस तरह से जब हम डीएनए को देखते हैं या क्रोमोसोम को, यही अंतिम में चल करके क्रोमोसोम बनाएगा, तो हमें इस प्रकार के वहां पर स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू होता है। ये चीज इस तरह से आपको क्रोमोसोम यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है। और वो डीएनए जो बहुत ही लंबा था, कितना, अगर एक न्यूक्लियस यानी ह्यूमन के अगर एक न्यूक्लियस के डीएनए 46 क्रोमोसोम है, उसको खोल के जोड़ दिया जाए सभी को,
तो एक सेल के लगभग 2 मीटर 2.2 मीटर लंबा जो एक धागा बन जाएगा। और सोचिए हमारी बॉडी में 10 टू पावर 14 सेल्स है, मीन्स कितना अप्रॉक्स 2 इंटू 10 टू पावर 14 मीटर, किलोमीटर में चेंज करिए 2 इंटू 10 टू पावर 11 किलोमीटर लंबाई बन जाएगी एक ही व्यक्ति के डीएनए। और जबकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है, मात्र 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी से सूर्य तक की सैकड़ों चक्कर लगा सकता है, इतना बड़ा जो है डीएनए होता है। तो लेकिन ये डीएनए कैसा होता है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है, और यही आगे चल करके देखिए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यहां पर कर लेता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम होता है। अब फिर क्या होता है, फिर वही चीज समझते हैं कि जैसे अब ये बना कहां पर दिखाई पड़ता है, ये मेटाफेज में स्पष्ट दिखता है, लेकिन जैसे फिर एनाफेज में पहुंचता है ये बट जाता है। एनाफेज में ये यहीं से बट जाता है, ये अलग हो गया एनाफेज में, ये इस तरह से, और ये फिर एनाफेज में बट करके पहुंचता है, और इंटरफेज में फिर इससे रेप्लिकेशन होता है, और इसी से एक सिस्टर क्रोमैटिड्स का यहां पर निर्माण हो जाता है दोनों पर। इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, जब माइटोटिक सेल डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से जो क्रोमेटिन होता है, वो क्रोमेटिन जिसको हम लोग जाल कहते हैं, वो क्रोमेटिन क्रोमैटिड्स बनाता है, एक संघनन रूप बनाता है, और वो क्रोमैटिड्स आगे चल करके क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आपका जो आज का टॉपिक था क्रोमेटिन से लेकर के क्रोमोसोम बनने की पूरी प्रक्रिया यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो जो था आज का, ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के ऊपर था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।